नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक है उसमें अंतिम एक अध्याय बचा है अपना भदंत आनंद कोशचैन का संस्कृति शीर्षक से, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि भदंत आनंद कोशचैन जो हैं उनका जन्म पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? पंजाब में 1905 में हुआ। अंबाला जिले के सोहाना ग्राम में इनका जन्म जो है वो सोहाना ग्राम में हुआ था। अंबाला जिला था, 1905 में हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात का बहुत अच्छी तरह। और करीबन 1988 के आसपास इनका निधन हो गया। ये वैसे बौद्ध धर्म से दीक्षित भिक्षु थे। उनके बचपन का नाम हरनाम दास है। बहुत अच्छा प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी के लायक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे त्रिलोचन हैं, राहुल संस्कृतेन हैं, ये बहुत से लेखक कवि हैं जिनका मूल नाम कुछ और था और साहित्यिक नाम कुछ और। तो बचपन का नाम है वो हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया तथा अनन्य हिंदी सेवी कोशचैन जी बौद्ध भिक्षु रहे थे। इन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की। देखो बौद्ध जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं जैसे नागार्जुन जी हैं, राहुल संस्कृतेन हैं, उन्होंने अपने ही देश की नहीं अनेक देशों की बहुत सी यात्राएं की हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपना सारा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया। गांधी जी के साथ में भी ये लंबे समय तक वर्धा में रहे थे। 1988 में देखो मैंने बताया था ना आपको, इनका निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा ये गांधी जी के साथ में भी काफ़ी समय तक रहे थे वर्धा महाराष्ट्र में। भदंत आनंद कोशचैन जी जो हैं उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिसमें प्रमुख हैं कि भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आहा ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, यहाँ क्या देखा। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, ध्यान रखना इस बात का। बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित अनेक मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ, इनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय रहा है। देश विदेश के भ्रमण के भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता और समृद्धि किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयाग में होता है ना, इलाहाबाद में, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इनके माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। वे गांधी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से बहुत प्रभावित थे। बिल्कुल सरल, सहज और बोलचाल की भाषा में लिखे इनके निबंध ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे थे। निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत ज़्यादातर प्रसिद्ध इनके निबंध हैं। अब देखिएगा अपने इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो आज अपन संस्कृति शीर्षक नाम से इन्होंने जो निबंध लिखा है उसमें ये क्या बतलाना चाह रहे हैं। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। दिखने में, ध्यान रखिएगा, ये सभ्यता शब्द और संस्कृति शब्द बहुत आसान लग रहे हैं, बल्कि इनको समझना उतना ही जटिल है, उतना ही कठिन है अपने लिए कि ये इनको एक शब्द में बांधे रखना किसी के बस की बात नहीं है। तो ये विधा कैसी है? संस्कृति निबंध है, ध्यान रखना। इस निबंध में भदंत आनंद कोशचैन जी ने अनेक उदाहरण दिए हैं अपन को और ये बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहा जाता है, यानी किस चिड़िया का नाम है सभ्यता और संस्कृति। दोनों एक ही वस्तु हैं या अलग अलग हैं? वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। यानी संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है कि संस्कृति का वो बंटवारा कैसे करते हैं। उस पर उनको बड़ा एक अजीबोगरीब कसमकस होती है और दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं वह न सभ्यता है और न ही संस्कृति है ऐसी। ठीक है, अब देखिएगा संस्कृति बहुत ही शानदार पाठ है। हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, तो जो चीज़ ध्यान रखना, आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो समझ में ही नहीं आते हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो उन चैप्टर्स को आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है। 3 4 5 बार पढ़ोगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाता है ना। 5 6 बार उसको पढ़ते रहना। ऐसे खाली समय बैठे हो
तो देखते हैं कि अपन को ये चैप्टर समझ में नहीं आया, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में विद्यार्थी के सामने ये समस्या होती है कि कोई कठिन जो अध्याय होता है वो उनसे दूरी बना लेते हैं, उनको पढ़ना छोड़ देते हैं, है ना। जैसे सब्जेक्ट की चर्चा करें तो इंग्लिश और मैथ्स है, बहुत कम विद्यार्थी हैं उनमें रुचि रखते हैं, बल्कि वो साइड में ही कर देते हैं। इसी प्रकार ध्यान रखना, हिंदी में भी कुछ ऐसे आलोचक हुए हैं जिन्हें अपना मार्क्सवादी आलोचक कह सकते हैं। उनकी भाषा बहुत जटिल है, समझ में बिल्कुल नहीं आती है, परंतु बार बार पढ़ते हैं ना तो फिर धीरे धीरे वो चित्त में बैठना शुरू कर देती है। तो उन अध्ययनों, उस पाठों को, उस अध्यायों को आपको बार बार पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, ये संस्कृति निबंध है। ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो अंत तक और ध्यान से पाठ को पढ़िएगा। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, देखो ये खुद हैं विद्वान भदंत आनंद कौशलेन्द्र जी, वो भी कहते हैं कि जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उनका उपयोग होता है, ऐसे दो ही शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। ये समझ में नहीं आते हैं, बल्कि इनका प्रयोग या उपयोग अपना बार बार करते रहते हैं कि ये चीज़ सभ्यता ऐसी हुई, ये सभ्यता ऐसी हुई, वहाँ की संस्कृति ऐसी है, वहाँ का कल्चर ऐसा है। इन दो शब्दों के साथ में जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, तो उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता है, आध्यात्मिक सभ्यता है, तब दोनों शब्दों का थोड़ा बहुत अर्थ अपने को समझ में आने लगता है। एक तो भौतिक सभ्यता होती है, एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब भक्ति से संबंधित होती है ना, जिसका संबंध अध्यात्म से होता है, भक्ति से, भगवान से होता है, आस्था से होता है। और भौतिक जो सभ्यता है, जो अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं होती हैं, उनसे लगाया जाता है, तो वह भी गलत सलत हो जाता है, अपने समझ में वो भी नहीं आता है। कि थोड़ा बहुत अर्थ तो समझ में आता है विशेषण लगाने से, परंतु पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता। कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है किसी चीज़ का, किसी शब्द का, किसी वस्तु का, तो दिमाग में कसमकस चलती रहती है, अजीबोगरीब प्रश्न दिमाग में उठते रहते हैं। तो क्या ये एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं हैं? अब ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये सभ्यता और संस्कृति अलग अलग हैं या एक ही हैं? यदि दो हैं तो दोनों में अंतर क्या है? अगर सभ्यता और संस्कृति दो हैं तो अंतर भी होना चाहिए। हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब विद्वान हैं भदंत जी, वो अपने को कौशलेन्द्र जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए आप एक बार उस समय की जब मानव का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। साक्षात का शाब्दिक अर्थ होता है कि आंखों के सामने प्रत्यक्ष अपन देखा ही नहीं था। कोई ऐसी वस्तु है, जैसे छोटी सी बात बताऊं आपको, जैसे आज से 25-30 साल पहले आप सोचिएगा, आपने कभी सोचा था कि ऐसे ही एक मोबाइल फ़ोन आएगा और उसमें वीडियो कॉल होंगी, सामने वाला बैठा अपने को दिखेगा, ऐसे बात हो जाएंगी? नहीं सोचा था ना। तो इसी प्रकार यही बात ये समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले मानव समाज जब अग्नि देवता को साक्षात नहीं था, यानी अग्नि देवता को उसने देखा ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था अग्नि होती क्या है। और आज तो घर घर में चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था ना, वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा, वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया है। समझ रहे हो ना बात को? अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था। आग को छोड़िए, अभी एक सुई धागे पर आइए कि सुई धागे को कोई जानकारी नहीं थी, और जिस मनुष्य के दिमाग में सबसे पहले यह बात आई होगी कि एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा लिया जाए और उस टुकड़े को आगे से घिस करके उसके एक छेद, सिरे को छेद कर और उस छेद में धागा पिरोया जाए, और कपड़े के जो दो अलग अलग टुकड़े हैं ना, उसको एक साथ जोड़ा जा सकता है, वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। यानी एक आदमी ऐसा हुआ होगा जिसके दिमाग में ये बात आई होगी कि एक लोहे का टुकड़ा नुकीला किया जाए, आगे से नुकीला, पीछे से उसमें एक छिद्र किया जाए और उसमें धागा डाला जाए और दो कपड़े के अलग अलग टुकड़े होते हैं ना, उनको जोड़ा जाए, तो वो भी कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। इन दोनों ही उदाहरणों पर विचार कीजिएगा कि पहले उदाहरण में एक चीज़ किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति है, तो दूसरी जो चीज़ है वो आग का आविष्कार है। एक तो आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति होती है कि ऐसे आग नाम की कोई वस्तु होगी, और एक दूसरी है कि आग का आविष्कार कैसे किया जाए, दो अलग अलग है। इसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण है उसमें सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, तो दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। मुख्य बात यही है कि सुई धागे का आविष्कार कैसे हो, है ना, और एक करने की शक्ति, दो अलग अलग बातें हैं। जिस योग्य प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का आविष्कार, आग व सुई धागे का जो आविष्कार हुआ है, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति और उसकी उस संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ है, जो चीज उसने अपने तथा दूसरे के लिए आविष्कृत की है, उसका नाम सभ्यता है। यानी
अपने तथा दूसरे के लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी में। यहाँ पर लेखक विद्वान कोशलैन जी अपने को ये बात समझाना चाह रहे हैं कि समझिए यहाँ पर कि एक बात तो होती है जो चीज़ जिसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम सभ्यता है। उसका नाम क्या है? सभ्यता। और दूसरी चीज़ कि सुई धागे का आविष्कार हुआ, उस व्यक्ति विशेष की संस्कृति और उस संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार किया गया वो क्या हुई? सभ्यता हुई, है ना। इसी प्रकार की सभ्यता चली जिसने अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए काम में आने वाली चीज का आविष्कार किया, वो क्या हुई? सभ्यता। जिस व्यक्ति ने पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही आविष्कार करता होगा। यानी परिष्कृत, परिष्कृत का मतलब शुद्ध, जिसका मतलब परिष्कार किया गया हो, शुद्ध के रूप में अपन लगा जा सकते हैं परिष्कृत शब्द का प्रयोग। अर्थ, एक संस्कृति व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। एक संस्कृति ऐसी होती है जो एक नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह चीज अपने पूर्वजों से अनायास प्राप्त हो जाती है। जैसे अपन लोग अब बैठे हैं और अपने से आगे वाली जो पीढ़ी है उन्होंने कोई आविष्कार कर दिया और अपन उसका आराम से उपभोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही अपन को, है ना। अपन को ये धरोहर के रूप में मिल रही है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। यानी नए तथ्य का आविष्कार करेगा वही आविष्कार करता होगा, और उसकी संतान इसे अपने पूर्वज से उस वस्तु को अनायास प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वजों की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकते। अपन सभ्य जरूर हैं परंतु अपन संस्कृत नहीं, क्योंकि अपन ने किसी प्रकार का कोई आविष्कार ही नहीं किया है। एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत का आविष्कार किया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत का मानव था, यानी एक संस्कृत मानव था वो न्यूटन। क्यों? क्योंकि आज का जो युग है उसका भौतिक विज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से परिचित है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त हो गया है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ विद्यार्थी ने और भी बातें सीख ली, जिसने शायद न्यूटन अपरिचित रहा। यानी अब जो नई नई खोज हो रहे हैं उससे न्यूटन तो अपरिचित था। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, परंतु न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया था। न्यूटन के दिमाग में ये बात आई थी सबसे पहले कि कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी, वो क्यों आ रही है, ये क्या चीज़, क्या रीज़न है, क्या कारण है, तो उसके दिमाग में वो खलबली मची थी। इसलिए न्यूटन संस्कृत व्यक्ति है। आविष्कार मुख्य, आग के आविष्कार से कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा का कारण रही होगी। यानी पेट में भूख लगी होगी, तब इंसान को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा कि यार कैसे इस पेट की आग को भुगाया जाए। तो सुई धागे का आविष्कार शायद शीतोष्ण से बचने के लिए, यानी ठंड लगी होगी शरीर को, तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का एक विशेष साथ हाथ हो सकता है कि अपने शरीर को कपड़े से सजाया भी जा सकता है। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन भी ढका हुआ है, यानी उसको पेट आराम से भरा, उसको आग की कोई आवश्यकता नहीं है, तन ढका हुआ है तो सुई धागे की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सो रहा था ना, अब आएगा मकान का जिक्र, तो रात में जगमगाते हुए तारों को देखा और उसे केवल ये नींद नहीं आती, क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान हो रहा था कि आखिर ये मोतियों से भरा हुआ थाल है क्या। यानी आकाश नाम की क्या, किस चिड़िया का नाम है आकाश, ये क्यों जगमगा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ये है क्या चीज, ये थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा हो, तन ढका हो, पर ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। अपनी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिसकी चेतना का स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा से वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया है। रात को तारों को देखकर न सो सकने वाली मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कार करता है। यानी ऐसा मनुष्य हमारे ज्ञान का प्रथम पुरस्कार करता है, क्योंकि वो रात को जगमगाते हुए तारों को देख रहा, उसे नींद नहीं आ रही कि ये है क्या चीज़। तो उनके बारे में जानना। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं। एक तो भौतिक प्रेरणा और एक ज्ञान पिपासा, मतलब ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की इच्छा, जानने की इच्छा। दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह
का कोर छोड़ देता है, उसको यह बातें क्यों और कैसे सूझती हैं। रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए माता रोगी कोई बच्चा है, उसको सारी रात गोद में लिए हुए माँ बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है। यानी बीमार तो बच्चा है, माँ क्यों लिए हुए बैठी है। क्योंकि सुनते हैं कि रूस का एक भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए कुछ डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खा करके दूसरों को खिला दिया करता था। लेनिन एक ऐसा इंसान था, अपने डेस्क में रखे हुए जो डबल रोटी के जो टुकड़े होते थे वो खुद नहीं खाता था, दूसरों को खिला देता। ऐसा क्यों करता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन है वो दुख में बिता दिया। ये कार्ल मार्क्स है, उसने मजदूर वर्ग का हितैषी यही माना जाता है। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अपना घर केवल इसीलिए त्याग दिया कि किसी तृष्णा से वशीभूत लड़ती काटती मानवता सुख से रह सके। तृष्णा का मतलब होता है प्यास या अपने मन का लोभ। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग और सुई धागे का आविष्कार करती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव के सर्वस्व त्याग करती है, वह भी संस्कृति है। और सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। हमारे खाने पीने के तरीके सभ्यता, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन यानी आगमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके हमारी सभ्यता है। यानी जो कुछ भी अपन कर रहे हैं ना, ये हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या फिर असंस्कृति कहें। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश पे जुटा हुआ मनुष्य यानी दूसरे का विनाश कर रहा है। वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे रूस और जो देशों में बम गिराए जा रहे हैं यूक्रेन में, वो कितना विनाश का ही तो कारण है वो सारा। उन्हें हम उनकी सभ्यता समझें या फिर असभ्यता समझें, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो असंस्कृति होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का असंभावी परिणाम असभ्यता से अब एक दूसरा क्या होगा। संस्कृति के नाम से सिर्फ कूड़े करकट के ढेर का बोझ होता है, वह संस्कृति है न कि रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसके रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु यानी उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। और इसमें जितना अंश कल्याण का है यानी मनुष्य की परोपकार का है, वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा निबंध आपको सभ्यता और संस्कृति आराम से समझ में आया होगा। एक दो बार आप खुद पढ़िएगा पाठ को, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार वीडियो सुन लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।